नमस्कार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट्स में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ईरान पर ट्रंप के बदले बदले बोल, अब इजरायल को चेताया, कहा फोर्डो को नहीं कर पाओगे नेस्तनाबूद। इजरायल और ईरान के बीच 9 दिनों से जंग बदस्तूर जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे पर हवाई हमले हो रहे हैं, शहर दर शहर तबाह हो रहे हैं। इजरायल का निशाना ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए उसने अमेरिका से मदद भी मांगी है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरान के खिलाफ इजरायल का साथ देने के लिए अमेरिकी फौजों को भेजने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि यह आखिरी विकल्प होगा, अभी हमारे पास अधिकतम 2 हफ्ते का समय है। उन्होंने कहा कि इजरायल के पास ईरान के अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को अपने दम पर नेस्तनाबूद करने की क्षमता नहीं है। इजरायल के पास बहुत सीमित क्षमता है, वे फोर्डो का एक हिस्से को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तेहरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हर जरूरी सामान है। अगर ईरान परमाणु बम तैयार कर लेता है तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा और इससे खतरा बढ़ेगा। बता दें कि इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर 12 जून को धावा बोल दिया था। इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत अंजाम दिया गया, लेकिन इससे बौखलाए ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव सहित उसके रिहायशी इलाकों पर अटैक करना शुरू कर दिया। इससे दोनों ओर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। जंग के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को सकुशल भारत लाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। शुक्रवार रात को 290 भारतीयों को भारत लाया गया। इससे पहले 19 जून को 110 भारतीयों को लाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत सरकार अगले 2 दिनों में लगभग 1000 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करेगी। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण असल में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की सैन्य इकाई के तौर पर किया गया था। यह ईरान के कौम शहर के उत्तर पूर्व में है और पहाड़ के कई फीट नीचे है, जो इसे हवाई हमलों से सुरक्षित बनाता है। फोर्डो का मुख्य काम यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इससे परमाणु हथियार भी विकसित होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बेहद गुप्त तरीके से फोर्डो का निर्माण किया। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी जानकारी तब मिली जब पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इसका खुलासा किया। इस बीच एक और खबर आ रही है। ईरान का इजरायल पर रात भर मिसाइल अटैक, IDF ने हवा में ही किया खत्म, बनी आग का गोला। ईरान और इजरायल के बीच की जंग शुक्रवार 30 जून को 8वें दिन में प्रवेश कर गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हवाई हमले बिना रुके जारी हैं। इजरायल की मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया को बिना रुके निशाना बना रही हैं, वहीं ईरान की मिसाइलों की जद में इजरायल का हॉस्पिटल भी आया है, जहां बड़ा नुकसान हुआ है। इन सब के बीच दोनों तरफ से हमला रिहायशी इलाकों में भी हो रहा है, जहां आम लोगों को जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि अभी सीज फायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। ईरान इजरायल संघर्ष में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका जंग में कूदने जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है नेगोशिएशन की संभावना के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे कि अमेरिका इजरायल ईरान संघर्ष में शामिल होगा या नहीं। वहीं तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और जंग को समाप्त करने पर बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री आज जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ईरान के पास हथियारों के लिए तो सामग्री पर्याप्त है, लेकिन परमाणु बम बनाने की उसकी कोई योजना नहीं है। तुलसी गबार्ड के ईरान परमाणु खुफिया जानकारी पर ट्रंप ने कहा है कि वह गलत हैं। बता दें कि गबार्ड ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था ही नहीं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर ईरान के साथ संघर्ष का समाधान नहीं होता है
और तेहरान मिसाइल हमले जारी रखता है, तो आने वाले हफ्तों में इजरायल के पास उच्च क्षमता वाले एरो 3 इंटरसेप्टर की आपूर्ति खत्म होने का खतरा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने घोषणा की है कि मोसाद के किसी भी सहयोगी के पास आत्मसमर्पण करने और क्षमा प्राप्त करने के लिए रविवार तक का समय है और उसके बाद पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को तत्काल युद्धकालीन दंड दिया जाएगा। परमाणु हथियार वाली जिस रिपोर्ट ने करवाया ईरान इजरायल युद्ध, उसी से पलटा IAEA। खामेनेई के मुल्क ने कहा, अब बहुत देर हो गई। इजरायल और ईरान के बीच बीते 8 दिनों से युद्ध चल रहा है, जो कि अभी तक थम नहीं सका है। इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया था और इसके बाद दोनों ही देश एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। लेकिन अब जो बात सामने आई है वह चौंका देने वाली है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और अब कहा है कि इसके सबूत नहीं मिले हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने पलटी मारते हुए कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। IAEA की रिपोर्ट और ग्रोसी के बयान के बाद ही इजरायल ने अटैक शुरू किए थे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल में की जगहों पर मिसाइलों से हमला किया है। उसने गुरुवार को एक अस्पताल को भी निशाना बनाया जिसमें कई लोग घायल हो गए। ग्रोसी के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि जहां जहां परमाणु संयंत्रों पर इजरायल अटैक कर रहा है वहां रेडिएशन के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। दावा किया गया था कि इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की है। इस युद्ध में अमेरिका के भी कूदने की उम्मीद है। अमेरिका इजरायल के साथ है और वह ईरान को कई बार चेतावनी भी दे चुका है। इजरायल के साथ चल रहे युद्ध को लेकर ईरान ने कहा है कि IAEA के इस बयान में देरी हो चुकी है क्योंकि युद्ध अब शुरू हो चुका है। इधर ईरान इजरायल की जंग, उधर जेलेंस्की ने लिया यह बेडेद्दा फैसला। जानिए किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण किया था, तब से अब तक युद्ध जारी है। पिछले करीब 40 महीने से चल रहे युद्ध में यूक्रेन को भारी जान माल के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर उसकी आबादी पर पड़ रहा है। अपनी घटती जनसंख्या के संकट से निपटने के लिए यूक्रेन ने बुधवार को एक नया कानून पारित किया जिसमें यूक्रेनी नागरिकों को दोहरी या बहु नागरिकता रखने की अनुमति दी गई है। 2022 में यूक्रेन की अनुमानित 4 करोड़ से ज्यादा आबादी थी, जबकि 2025 में इस देश की अनुमानित जनसंख्या घटकर 3.8 करोड़ है। युद्ध के चलते लाखों लोग देश छोड़कर भी चले गए हैं। यूक्रेनी संसद ने बुधवार को इस कानून पर मुहर लगाई। पहले यूक्रेनी कानून दोहरी या बहु नागरिकता को मान्यता नहीं देता था। इसका मतलब था कि देश से बाहर रहने वाले यूक्रेनी लोगों को यूक्रेनी पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी दूसरी नागरिकता छोड़नी पड़ती थी। सरकारी अधिकारियों का अनुमान है कि यूक्रेन का प्रवासी समुदाय लगभग 2.5 करोड़ है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था, तब इस देश की जनसंख्या 5.2 करोड़ थी। एकता मंत्री ओलेक्सी चेरनीशोव ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, यह निर्णय दुनिया भर में रहने वाले लाखों यूक्रेनी लोगों के साथ संबंध पुनः स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रूस ने रात भर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर हमले में 16 लोगों की मौत हो गई और 156 घायल हो गए।